तो अभी आपको मैं बता दूँ कि मोहम्मद गौरी मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया और जिस तरह से कंप्लीट कराया है, शायद ही है इससे बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और आपको मैं एक बात बता दूँ कि अभी काफ़ी लोग कंट्रोवर्सी में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट से पेपर लीक्स हो रहे हैं और न जाने क्या-क्या और भी बहुत सारी नेगेटिविटी हैं। तो सभी लोग पूरे-पूरे दिन उन्हीं कंट्रोवर्सी वीडियो को देखे जा रहे हैं और कोई भी पढ़ाई-वढ़ाई सही से कर नहीं रहा है। तो बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अब मान के चलो अगर कभी गवर्नमेंट आ गई एक्शन में और उन्होंने ये सिस्टम ठीक कर दिया, हद तक मतलब काफ़ी हद तक ठीक कर दिया, तो क्या लगता है आपके पास वो एबिलिटी है कि आप एक एग्ज़ाम को क्रैक कर लो और वो लेवल का नंबर लेके आ पाओ कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। भाई का एक बात बोलूँगा कि जो भी आप कर रहे हो, उसके साथ कंसिस्टेंसी बना के रखना। मैं ये नहीं कह रहा आप वीडियोज़ वगैरह ना देखो, देखो लेकिन इतनी ज़्यादा मत देखो कि आपका बिल्कुल ही पढ़ाई से मन हटने लगे। थोड़ी बहुत देखो, ख़त्म करो। उसके बाद 2-3 हावर अपनी पढ़ाई को दो, कंटिन्यूअसली पढ़ाई को बना के रखो। ऐसा है अब आपको भी लगता है कि परमानेंटली तो गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म होंगी नहीं और जिस टाइम ख़त्म होगी, तो ये जितने भी यूट्यूब पर टीचर्स हैं और जितने भी स्कूल हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएँ क्योंकि इंसान पढ़ता क्यों है? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या फिर कोई बिज़नेस वगैरह ढंग का करने के लिए। तो इतना तो श्योर करता हूँ मैं गवर्नमेंट जो है ना वो परमानेंटली तो बंद होंगी नहीं, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब चाहे बेशक कैसी भी आए, आएँगी ज़रूर और आपका ये समझ लो सिस्टम में सुधार होने में टाइम लगेगा, लेकिन सुधार इसमें भी आएगा। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी पढ़ रहे हो, तो वो पढ़ते रहो। आप कम से कम कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। जो भी आप टॉपिक आज पढ़ रहे हो तो कल उसको रिवाइज़ करो, उसके बाद और उसको रिवाइज़ करो और इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई अगर सपने में भी पूछे ना तो वो आपको आंसर आना चाहिए। तो बस इतना ही कहूँगा, इन सब कंट्रोवर्सी में ना पड़ें और आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। मोहम्मद गौरी मैंने कंप्लीट करा ही दिया है। आज पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में और मज़ा भी आएगा क्योंकि इसमें आपको संयोगिता देखने को मिलेगी। उनकी मतलब स्टोरी भी देखने को मिलेगी, लव स्टोरी, तो मज़ा भी आएगा। आपकी इस लव स्टोरी तो जब बनेगी जब आप गवर्नमेंट निकाल लोगे। खैर अगर आप बात करें तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है तो वो लिखी है चंद्रवरदाई ने और यही लेखक हैं। भाई का अगर मैं बात करूँ तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उनकी हत्या करवा दी। ऐसी मिथ है, ठीक है? एक ही मिथ नहीं है और भी मिथ सुन लो तुम। देखो मैं बात करूँ मिन्हाज उस सिराज के बारे में, तो वो क्या करते हैं इनके अनुसार पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु सिरसा में हुई, ठीक है? तो ऐसे मतलब बोलते हैं सिरसा के अंदर हुई मृत्यु मिन्हाज उस सिराज। इसके बाद हसन निजामी में तो हँसने पे मजबूर कर दिया, मतलब आदत ही लग जाएगी आपको हँसते-हँसते। इनकी ताजुल मासिर बुक है, ये इसमें लिखते क्या है? ये इसमें ये लिखते हैं कि जो भी इनके अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर लेके गया, मुझे नहीं पता ब्याह कराएगा कि नहीं कराएगा, आगे पढ़ो। जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली यानी कि उसको एक तरीके से कह दो गुलाम के रूप में स्वीकार करने को बोल दिया कि हाँ मैं आपका गुलाम हूँ। तो मुझे नहीं लगता हमारे जो भी मतलब राजा महाराजा थे तो वो ऐसा कुछ गुलामी स्वीकार कर लें। भाई सर कलम कराना मंजूर था लेकिन ऐसा गुलामी मैंने आज तक तो देखा नहीं। भाई का जिस हिसाब से इन्होंने युद्ध किया मोहम्मद गौरी के साथ, क्या लगता है उन्हीं की अधीनता स्वीकार करेंगे? कतई बकवास सीन लगता है लेकिन फिर भी जैसा बताया है इसमें वैसे मैंने बता दिया। स्टोरी बेस से आप याद करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और स्टोरी बेस से ही मैंने आपको बताया है। पूछा नहीं जाता है इस वजह से क्वेश्चन, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहा हूँ और आपको मैंने बता दिया फिर भी। यहाँ से देखो, यहाँ की बात करूँ तो इनके वंशावली से बात करूँ तो वंश कैसे-कैसे रहते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो 1178 से 1192 तक रहते हैं, शासन करते हैं और यहीं रियल मतलब स्टार्ट होता है। पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के अगर पिता की बात करूँ तो सोमेश्वर सिंह चौहान है और अजमेर के शासक रहते हैं ये। भाई का इनके जो नाना है वो अनंगपाल तोमर है। अब अनंगपाल तोमर आप आराम से रिलेट कर पा रहे होगे, इनके कौन लगते हैं तो वो ससुर लगते हैं सोमेश्वर सिंह चौहान के। अब अनंगपाल तोमर कौन है आते हैं, तो देखो अनंगपाल तोमर के पास क्या था, ये दिल्ली के संस्थापक थे यानी कि इन्होंने दिल्ली का पूरी वसाई थी और दिल्ली पर यही शासन कर रहे थे। अनंगपाल तोमर की 2 बेटियां थी। अब देखो नीचे लिखा भी है, आप ये देखो कि एक जो थी वो बेटी थी पृथ्वीराज चौहान की माता थी और दूसरी बेटी जयचंद की माता थी। अब ऐसे समझो, एक बेटी जो 2 बेटी थी ना इसकी अनंगपाल तोमर की, तो एक बेटी का विवाह किससे किया था इन्होंने? सोमेश्वर सिंह चौहान से किया था।
जिससे जो पुत्र जन्म लेता है तो वो पृथ्वीराज चौहान लेते हैं। तो सोमेश्वर सिंह चौहान से विवाह होने के बाद पृथ्वीराज चौहान पैदा होते हैं, और एक बेटी जो थी, उनकी दो बेटी थी ना, तो एक बेटी से जयचंद पैदा होते हैं, यानी कि कन्नौज के शासक विजयराज से शादी करते हैं ये, और उनसे जयचंद उनका लड़का पैदा होता है। तो ऐसा कह सकते हो, तो दो अलग अलग हो गए। अब इस हिसाब से तो ये जो इनकी बेटी जयचंद की बेटी होती है संयोगता, इस हिसाब से तो पृथ्वीराज चौहान चाचा लगते हैं इनके। लेकिन फिर भी जयचंद जो है संयुक्ता कैसे प्यार में पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी इनकी महान गाथाएं थी, महान कहानियां थी पृथ्वीराज चौहान की, तो आए दिन कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है, और पूरे मतलब दिल्ली के अंदर सारा का सारा वर्चस्व लहराता रहता है। तो बस उसी की कहानी पढ़ते पढ़ते तो ये पृथ्वीराज चौहान से मन ही मन प्यार करने लगती है। और अगर मैं बात करूं तो अनंगपाल तोमर के पास, आपको पता है, दिल्ली की स्थापना करी, तो ये यहीं के शासक थे। और दिल्ली जो है वो किसके हाथों में सौंप देते हैं, इनका महानता देख के, तो ये पृथ्वीराज चौहान को ही दे देते हैं दिल्ली। और इस वजह से जयचंद और नाराज हो जाते हैं। और जयचंद नाराज हो जाते हैं, फिर भी जब ये मतलब जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैडवा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। जब ये जाते हैं मतलब मोहम्मद गोरी के बाद, मोहम्मद गोरी का जब युद्ध होता है 1191 का तराइन का युद्ध, तो उसमें ये साथ देते हैं और जीत के आते हैं। तो फिर भी जिन्होंने साथ दिया है मतलब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध के अंदर, उन सभी से ये राजगद्दी छीन लेते हैं, और न जाने क्या क्या मतलब अलग अलग दुर्व्यवहार करते हैं। तो मतलब ऐसा सीन रहता है। इस वजह से जयचंद और नाराज हो जाते हैं। और जब इनको पता लगता है कि इनकी बेटी संयोगता भी जयचंद से प्यार, तो वो बस संयुक्ता को ये बोलते हैं कि बेटी तुम चाहे किसी से भी स्वयंवर कर लो, लेकिन वो, और फिर क्या होता है कि बेटी संयुक्ता का जो है वो स्वयंवर कराते हैं ये। और फिर स्वयंवर कराते टाइम ना, जो भी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति होती है वो मतलब बाहर रख देते हैं। और जैसे ही लोग बाग आते जाते हैं और स्वयंवर कर स्टार्ट करते हैं, तो जो बेटी संयुक्ता है इनकी, जयचंद की, वो जाती हैं, वर्णमाला बोलती है, जिससे आपको ब्याह करना है उसके गले में डाल दो। तो वो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर ही डालने जा रही थी माला, इतने में पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और संयोक्ता को लेके फरार हो जाते हैं घोड़े पे बिठा के। तो ऐसा कुछ सीन होता है। अब सोचो, चचा लगते हैं लेकिन फिर भी वो लेके चले आते हैं संयोक्ता को। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पुराने ज़माने में जब ऐसे ऐसे सीन हो रखे हैं, आज के ज़माने में मैंने देखने को मिले हैं, लेकिन क्या ही करें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कन्नौज, कन्नौज गढ़वाल वंश था। और वहाँ के शासक कौन थे, जयचंद। जयचंद मैंने अभी आपको बताया था, संयोक्ता के पिता कह सकते हो, या फिर मौसेरे भाई कह सकते हो आपके पृथ्वीराज चौहान के। उसके बाद इनका जो युद्ध होता है वो 1194 में चंदावरी का युद्ध होता है यमुना नदी के किनारे, और मोहम्मद गौरी के खिलाफ होता है। तो इसमें जयचंद हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, क्योंकि एकता नहीं रहती ना, क्योंकि इनकी लड़ाई वैसे भी चल रही है पृथ्वीराज चौहान से, और ये उनसे हेल्प मांग नहीं सकते। तो इस वजह से मोहम्मद गौरी इसका फ़ायदा उठा लेता है, मतलब घर में जो भी कलह कलेश है वो दूसरा फ़ायदा उठा के लेके चला जाता है। अब मान के चलो इनको पता होता कि मतलब पृथ्वीराज चौहान और ये दोनों आपस में मिलते, तो शायद है मोहम्मद गौरी की ताकतें थोड़ी फीकी हो जाती और ना जीत पाते ये। भाई का चंदावर का युद्ध ये जीत जाते हैं। और ये पूछा जाता है 1194 में चंदावर का युद्ध कब होता है, तो इटावा यूपी की साइड में, आज के मैं बता रहा हूँ मैं, और ये यमुना नदी के किनारे पे होता है, जिसमें जयचंद हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। ठीक है, आगे बात करता हूँ तो फिर इनके इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करो तो 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं। ठीक है, और भारत में आते हैं, ये अजमेर में बस जाते हैं। और इनके जो गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती के, वो थे हारूनी। ठीक है, ये पूछा भी जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, तो वो हारूनी थे। और सूफीवाद, यानी कि भारत में सूफीवाद का जनक किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को ही बोलते हैं। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती सूफीवाद के जनक थे। और दरगाह क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। दरगाह ऐसा पूजा स्थल होता है जहाँ चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा मुस्लिम वगैरह में चादर वगैरह चढ़ा के पूजा स्थल वगैरह करते हैं, तो वही होता है अजमेर शरीफ में है दरगाह इनकी। ठीक है, सूफी संत की, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपकी कहाँ पे है, अजमेर के अंदर, और मानी भी जाती है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद 1203 में आते हैं, कालिंजर अभियान जब होता है। कालंजर अभियान में देखने को मिलता है कि शासक कौन होते हैं कालंजर में। कालंजर मतलब एक जगह का नाम है कह सकते हो। और वहाँ पे के जो शासक होते हैं वो होते हैं परमादिदेव, परमाल जिनको बोलते हैं। ये बुंदेलखंड महोबा डिस्ट्रिक्ट से थे।
और यहाँ पर दो लोग रहते थे और ये बहुत फेमस थे, आल्हा और ऊदल। ये दोनों सैनिक थे किसके? परमादिदेव के। ठीक है। पर ऊदल तो बताते हैं वीरगति को प्राप्त होते हैं लड़ते लड़ते, लेकिन आल्हा बता रहे हैं कि आज भी हमारे बीच हैं, अमर हैं। तो ऐसा कुछ मतलब मानना है इनका। और इनके जो गुरु थे आल्हा और ऊदल के, वो थे गोरखनाथ। ये पूछा जाता है पेपर में कि आल्हा ऊदल के गुरु कौन थे, तो गोरखनाथ, ये ध्यान रखना। जैसे महात्मा गांधी के गुरु आपको पूछा जाता है, वैसे ही इनका। बुक की बात करूँ तो फिर आल्हा आपका खंड जागने के, मतलब आल्हा की बुक। और गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डेथ आपकी 1206 में हो जाती है मोहम्मद गौरी की, दमयक सिंध के अंदर। ठीक है। तो सिंध में इंडिया के अंदर ही मर जाते हैं गौरी। उसके बाद देखने को मिलता है मोहम्मद गौरी ने देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए, इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, पूछा गया था पेपर में। और देवी लक्ष्मी आकृति के सिक्के किसने चलवाए? तो वो मोहम्मद गौरी ने चलवाए। उसके बाद ये 5 वंश आ जाते हैं। अब इस वजह से मैंने आपको बताया था कि उन्होंने नपुंसक क्यों किया था। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया भी था कि जो नायिका देवी थी उन्होंने क्या कर दिया था, मोहम्मद गौरी को नपुंसक कर दिया था। अगर मान के चलो उनका पुत्र वगैरह होता मोहम्मद गौरी का, तो ये अपने पुत्र को ना गद्दी पर बिठाते, ये मतलब इनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज कुवाचा, बख्तियार खिलजी, इनको इन्होंने क्यों बिठाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के गुलाम होते हैं और फिर उनको ही ये बिठाते हैं दिल्ली की गद्दी के ऊपर। अजमेर दिल्ली की पर कुतुबुद्दीन शासक करता है और यलदौज यानी कि ऐबक का ससुर होता है। ये मतलब बिल्कुल ही दुश्मनी खत्म कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, वो यलदौज को, मतलब यलदौज की बेटी जो होती है ना, उससे विवाह कर लेता है। और यलदौज मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बहन होती है, उसका विवाह कुवाचा से कर देता है, कुवाचा को अपना जीजा बना लेता है। और इस वजह से ऐसा लगता है कि बिल्कुल दुश्मनी खत्म कर देता है, लेकिन बख्तियार खिलजी लास्ट रह जाता है और बंगाल और बिहार के अंदर, लेकिन बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है। आगे बताता हूँ मैं। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय, आपको ध्यान होगा, नालंदा विश्वविद्यालय मैंने पहले पढ़ाया भी था कि कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। और इसको मतलब ये समझ लो बनवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने, लेकिन इसको नष्ट किसने कराया? तो बख्तियार खिलजी ने। अब ऐसा इसमें बताते हैं पुराने टाइम पे कि बख्तियार खिलजी को कोई बीमारी हो जाती है और ये दवा वगैरह नहीं खाता है, बहुत इग्नोर करता है। तो ये पूछता है कि मेरी दवा वगैरह कैसे ठीक है। तो हर किसी को बुलाता है, मुस्लिम को, हकीम को, न जाने क्या क्या को। तो नालंदा से कुछ गुरु वगैरह आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप दवा खाओ, तो मना कर देता है। फिर क्या करते हैं कि वो एक बुक देते हैं कि इस बुक को पढ़ते रहो। बुक के ऊपर लेप लगा देते हैं दवा का और वो मतलब दवा पढ़ता है। और उंगलियां होती है ना, उंगलियों में दवा लग जाती है और वो जीभ से मतलब चाटता है, फिर पेज पलटता है, जीभ से चाटता है, पेज पलटता है। तो ऐसे करके इसका जो है वो दवा से थोड़ा बहुत अंदर चला जाता है और उसका जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और वो ठीक होने के बाद ये कहता है कि यार इसमें मतलब किसी ने नहीं ठीक कर पाया, तो फिर इसमें नालंदा में इतना ज्ञान कैसे आ गया? तो ये नालंदा को नष्ट करा देता है और कहते हैं ये सारा का सारा तो हमारे कुरान में होना चाहिए, कुरान में होता ही नहीं है ऐसा कुछ। बस ये है, थोड़ा बहुत ट्रिक लगता है, इस वजह से ये नालंदा को नष्ट करा देता है। मतलब जिसने इसकी जान बचाई और जिस मतलब तो जुगाड़ लगा के जान बचा पाते हैं वो गुरु जो भी है, उनको मतलब मरवा देता है और नालंदा नष्ट करा देता है। फिर विक्रमशिला आपने देखा होगा, और विक्रम विश्वविद्यालय जो होता है ओदंतपुरी मतलब नष्ट करा देता है। तो फिर ये समझ लो ये मतलब दुश्मन होता है सबसे ज़्यादा। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, नालंदा का मैं मतलब किसने बनवाई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, ये अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। और विक्रमशिला किसने बनवाई थी? ये आप ध्यान रखो। ओदंतपुरी आपसे ध्यान रखा था मैंने, ट्रिक बताई थी, ओ से गो याद रखना। गो कौन करता है? पाल करता है। ठीक है। तो गोपाल ने ओदंतपुरी मतलब स्थापना करती है, मतलब ओदंतपुरी स्थापना गोपाल ने करी है। और विक्रमशिला की बात करता हूँ तो, और अगर आपको ध्यान हो तो विक्रमशिला की बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। अब विक्रम ने धर्मपाल दिया था, तो ऐसा कुछ मैंने ट्रिक बनाई थी। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। और ये था आपका आज का टॉपिक, और इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने पढ़ाया है वो आया होगा आपके समझ में। इसके बाद जो भी स्टार्ट करूँगा वो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करूँगा। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगे, 3-4 वीडियोस में मैं सारा का सारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा क्या बोलते हैं, मुगल काल। और मुगल काल के बाद पूरा का पूरा मराठा ख़त्म कर देंगे, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा
मॉडर्न हिस्ट्री, और वो भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रहा हूँगा। तो फिर आज का टॉपिक बस इतना ही था। और बस ब्रदर एक काम करते रहना आप, कंसिस्टेंसी बहुत वीडियो में मैं शायद ही कह चुका हूँ, और शायद हर एक वीडियो में कह चुका हूँ, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। 1-2 घंटे पढ़ना, चाहे बेशक फ़ोन देख लेना, कंसिस्टेंसी मत ब्रेक करना, क्योंकि जिस टाइम गवर्नमेंट ने ये सुधार किए उस टाइम मैं ये चाहता हूँ कि आप उस लेवल पर हो जो लेवल पर अभी कोई नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो अच्छा लगा होगा, और जो भी मतलब सारा का सारा वो आंदोलन वगैरह कर रहे हैं तो वो टीचर्स तो लगे हुए हैं, तो आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हो। तो उम्मीद करूँगा कि आप अभी पढ़ रहे होगे, और पढ़ते रहना। पिछला जो भी मैं अभी करा चुका हूँ, मैं प्रीवियस ईयर में आपको पता है प्राचीन इतिहास कलम करा चुका हूँ, उसको रिवाइज करते रहो, और आगे का भी रिवाइज करते रहो, और भी जो अलग अलग टॉपिक है वो पढ़ते रहो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।